नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलका सिंह। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल रात दिल्ली में नागपुर लौटने पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक सीमा विवाद का जल्द ही हल निकाला जाएगा। विरोधियों के पास कुछ नहीं है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा। कुठली ती सांगत नाही। हे सरकार स्थापन झाल्यापासून सगळ्यांनीच देव पाण्यात बुडवून ठेवलेले आहेत की सरकार आज पडेल उद्या पडेल, परंतु मला सांगा त्यांच्याकडे काय लॉजिक आहे। आमच्याकडे 170 पेक्षा जास्तीची स्ट्रेंथ आहे। हे सरकार काम चांगलं करत आहे, हे लोकांमध्ये लोकप्रिय झालेलं सरकार आहे। त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, त्यांच्या छाती धडकी भरली आहे की जर हे 2-4 महिन्यामध्ये एवढं काम करतायत तर येणाऱ्या पुढच्या 2 वर्षामध्ये किती काम करतील आणि पुढे आमच्या पक्षांचं काय होईल ही चिंता त्यांना सतावत आहे। म्हणून आपले कार्यकर्ते आपले पदाधिकारी आपल्याकडे थांबणार नाहीत आणि ते थांबावे म्हणून हा केविलवाना प्रयत्न आहे। हे सरकार पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करेल आणि पुढच्या निवडणुकीत देखील आमचे बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं सरकार पूर्ण मेजॉरिटीने थंपिंग। वहीं नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल उद्धव ठाकरे के आरोपों को सुनकर आश्चर्य हुआ। वे जिस कर्नाटक सीमा विवाद पर बोल रहे थे वो विवाद कोई हमारे कार्यकाल में नहीं उठा। अपने 2.5 साल के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे ने इस विवाद के निपटारे के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, हम पिछले 25 वर्षों से लगातार जब भी नागपुर में अधिवेशन होता है उस समय सारे एमएलएज एमएलसीज यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा भूमि है। हम जिस राष्ट्रीयता के विचार से काम करते हैं, जिस राष्ट्रवाद को हम प्रतिपादित करते हैं, उसकी ऊर्जा हमको यहाँ से मिलती है। उस विचार की मूल भूमि ये है, इसलिए नित्य नियम के साथ हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर हम लोग समाधि का दर्शन लेते हैं, एक परिचयात्मक कार्यक्रम होता है, उसी के लिए हम लोग आए थे। आज जो पुस्तक दी गई है भविष्य का भारत, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पिछले साल दिल्ली में 3 दिवसीय एक व्याख्यानमाला की थी, जिसमें भविष्य के भारत का एक चित्र उन्होंने दुनिया के सामने रखा था और जिसको दुनिया ने सराहा था। एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इस प्रकार का विचार ये भविष्य के भारत का परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने रखा था, उसी को पुस्तक। वहीं नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रेशमी बाग के स्मृति मंदिर में आज भाजपा विधायकों संघ पदाधिकारियों के शिक्षण कक्षा ली गई। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन भागवत की पुस्तक सभी को भेंट स्वरूप दी गई। इस अवसर पर उपस्थित मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुराने संघी रहे हैं। भागवतजी यांनी दिल्लीला 3 दिवस जे शिबिर झालं होतं आणि त्या शिबिरामध्ये जे व्याख्यान दिलं होतं, त्यांनी जे भाषण दिलं होतं, त्याचा सर्व आढावा या पुस्तकामध्ये त्या सुंदर शब्दामध्ये त्यांनी या ठिकाणी शब्दांकन या पुस्तकामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि ते पुस्तक सर्व आमदार आणि मंत्री यांना त्या ठिकाणी दिलं जातं आणि ह्या परिसराचा एक परिचय, या स्थानाचं महत्त्व काय, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग शिबिराच्या बाबतीमध्ये थोडक्यात माहिती। कारण इथे मी सांगितलं आपल्याला की आमच्यासारखे वर्षानुवर्षे येणारे प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष झाले तर स्वयंसेवक फार कमी आहेत। नवीन आलेले जे आमचे नेते आहेत, त्यामध्ये मंत्री आहेत, आमदार आहेत, हे जास्त आहेत आणि त्यांना या सगळ्याचा परिचय व्हावा आणि त्यासाठी थोडक्यामध्ये या ठिकाणी व्याख्यान मी म्हणणार नाही। एक्ट्रेस तनुषा शर्मा के सुसाइड मामले ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। उनके कथित एक्स बॉयफ्रेंड और को स्टार शुजान खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी भी मामले की जांच चल रही है और लगातार तनुषा से जुड़े लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी अफवाह को पुलिस ने खारिज कर दिया है। आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तनुषा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तनुषा से ब्रेकअप किया
और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तनीषा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। अभी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है और लव जिहाद का एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। सर, लव जिहाद के ऊपर सरकार की चुप्पी है, सरकार कुछ नहीं कह रही है। एक खान ने उसको मार डाला है ऐसे कहा जा रहा है, 15 दिन की उसको कस्टडी ली गई है। नहीं, आज ही ये बात सामने आई है कि उसकी मौत कैसे हुई है, उसकी कस्टडी भी ली गई है। टीवी एक्ट्रेस तनुषा शर्मा ने 20 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। उन्होंने शनिवार को अली बाबा दास्ताने काबुल शो की शूटिंग के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार तनुषा डिप्रेशन में चल रही थी, जिसकी वजह से वो दवाइयां भी खा रही थी। एक्टर विनीत रैना ने तनुषा के डिप्रेशन और शो के लीड एक्टर शुजान मोहम्मद खान को लेकर अपनी बात कही है। इधर से उधर कूदती रहेगी, भागती रहेगी, सो फुल ऑफ एनर्जी शी वाज, क्योंकि शी वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड और अभी उसका 4th को उसका बर्थडे था, 4th of January, एंड शी would have turned 20. बट वेरी अनफॉर्चुनेट, इतना अच्छा करियर, इतनी अच्छी लाइफ और आगे की इतनी लंबी, इतनी अच्छी जिंदगी, और जब ऐसा आपको पता चलता है किसी एक्टर के बारे में जिसकी इतनी अच्छी प्रॉमिसिंग आगे जिंदगी होने वाली हो, जिसका आपको प्रोफेशन इतना फ्लोरिशिंग प्रोफेशन आपको नजर आ रहा हो, और अचानक उसके साथ ऐसा हो जाना, तो दिमाग। जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के सरकारी अस्पताल के एक पूर्व कर्मचारी ने सोमवार को दावा किया कि अभिनेता ने खुदकुशी नहीं की है। उनके शव पर चोट के निशान थे। कपूर अस्पताल से पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए रूप कुमार शाह ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किए। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने फ्लैट में फंदे से लटके पाए गए थे। तो वहीं शवगृह सहायक के रूप में काम कर चुके शाह ने कहा कि जब मैंने राजपूत के शव को देखा था तो चोट के निशान थे और किसी दबाव के कारण गर्दन के चारों ओर कुछ निशान थे। मैंने करीब 28 साल से शव परीक्षण किया है। लगा कि गला घोटने और फंदा से लटकाने के निशान अलग अलग होते हैं। शाह ने कहा कि वह इस मामले के बारे में अब बोल रहे हैं क्योंकि वो इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब मैंने राजपूत के शव पर अलग अलग निशान देखे तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का जिसने पोस्टमार्टम किया था उसका ट्वीट भी सामने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। रूप कुमार शाह मुंबई के मुर्दाघर के सेवक हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने अपने सीनियर से इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत का शव देखा तो यह आत्महत्या का मामला नहीं लगा। उनके शरीर पर कई चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सीनियर के पास इसकी बात भी रखी, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। सीनियरों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। ट्वीट रूप कुमार शाह जो मुर्दाघर के सेवक रहे, अब सेवानिवृत्त हैं और अब इस मामले में उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत का शव देखा तो यह आत्महत्या का मामला नहीं लगा। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सीनियर से इसकी जानकारी दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। वहीं मुंबई में आवास अधिकार को लेकर नगर निगम के खिलाफ महिला का आंदोलन लगातार जारी है। बता दें कि नूरजहां अब्दुल समद शेख के आजाद मैदान में परिवार समेत नगर निगम के खिलाफ धरना दे रही हैं।
इस घर में नूरजहां पिछले 40 सालों से रह रही हैं। उन्होंने इसमें उल्लेख किया है कि घर के सामान शैली और सामान ऊंचाई का एक घर है। हालांकि वे उनके घर को गिराने की कार्रवाई कर रहे हैं। रिपब्लिकन स्लम एसोसिएशन के अध्यक्ष विठल राव सोनवड़े ने कहा कि हम सरकार से नूरजहां के इस घर को नहीं गिराने की मांग कर रहे हैं। अब्दुल समद शेख यांचं घर तोडू नये या मागणीसाठी त्या आपल्या कुटुंबियासह महानगरपालिकेच्या विरुद्ध महानगरपालिकेकडे निवेदन देण्यासाठी त्या ठिकाणी बसलेले आहेत। आझाद मैदानमध्ये धरणं आंदोलन सुरू आहे। गेल्या 1 महिन्यामध्ये त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदनं सादर केली। त्याचबरोबर सर्व संबंधित महापालिकेचे आयुक्त, DMC साहेब, वॉर्ड ऑफिसर यांना सर्वांना निवेदनं दिली। त्या निवेदनामध्ये त्यांनी आपल्या झोपडीचे वास्तव्यवादी कागदपत्र जोडून आणि त्या अगली खबर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से है, जहां पर CCI ने कपास खरीदना बंद कर दिया है। तो वहीं इस बात से नाराज होकर किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया है और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की है। माझे नाव यतीन पाटील, मी मोयदा येथील एक शेतकरी आहे। मी शुक्रवारच्या दिवशी CCI मध्ये कापूस विक्रीसाठी आणायचा होता, तर काय भाव चालू आहे CCIच्या हे पाहण्यासाठी आलो होता। शुक्रवारच्या दिवशी 81 तर 82 हा भाव चालू होता। तो CCIचा भाव ऐकून मी शनिवारी कापूस आणणार होतो आणि शनिवारी कापूस आणलाही मी, पण शनिवारी CCIने खरेदी बंद केली। तर परत मी कापूस घरी घेऊन गेलो आणि परत रविवारी सायंकाळी आलो आणि सोमवारी पाहिलं तर सोमवारी 6000चा हा CCI भाव खरेदी करत आहे। तर हा भाव एका दिवसात एवढा डाऊन कसं काय झाला 2000 रुपयांनी? आणि त्यांना जवाब विचारतो, जो त्यांचा CCIचा खरेदारी ग्रेडर आहे, तर तो सांगतो आमच्या सेन्सेक्सवर राहतं म्हणे। वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मटेर गांव के किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर 10 किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। मिली जानकारी के मुताबिक किसानों की जमीन का अधिग्रहण 2014 में उस समय किया गया था, जब मास को जिगांव परियोजना के तहत पुल का चौड़ीकरण और निर्माण कार्य किया जा रहा था। किसानों ने कई बार मुआवजे को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जिससे परेशान होकर किसान कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि कृषि पारिश्रमिक का भुगतान मानसिक रूप से परेशान करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। माझं नाव पंकज गिरवी, मी राहणार पास्तर, तालुका शेगाव, जिल्हा बुलढाणा, इथून रहिवासी असून माझ्यासोबत सर्व शेतकरी आहे। यांना उपोषणाला बसण्याचं कारण एकच की खामगाव बेंडोर रोडमध्ये मसनदी पुलावर रोडचं उंचीकरण व रुंदीकरण यासाठी आमची जमीन गेलेली आहे। त्या जमीनकडे अद्यापही कुठलीही कारवाई झालेली नाही आहे। त्याच्यावर पिचिंग पण झालेली नाही, नाली पण झालेली नाही आहे। आमच्या शेतामध्ये पूर्ण भरती आहे, सर्व मान्य आहे सर्वांना। वहीं ICICI बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में CBI ने सोमवार को वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल दुत्त को गिरफ्तार कर लिया है। 71 साल के वेणुगोपाल दुत्त को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले CBI ने शुक्रवार रात को ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। CBI ने वेणुगोपाल दुत्त को, चंदा कोचर और दीपक कोचर को मुंबई स्थित CBI कोर्ट में पेश किया है। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में अब तक 276 किसानों ने आत्महत्या की है। आपको बता दें कि किसानों को गारंटी शुदा कीमत नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान है। दरअसल जिले में कई दिनों से किसानों का आत्महत्या सत्र चल रहा है। किसान सरकार पर आत्महत्या नहीं रोक पाने का आरोप लगा रहे हैं। किसान अपने खेत नहीं बेच पा रहे हैं। खरं म्हणजे नागपूरला जे अधिवेशन चालू आहे, हिवाळी अधिवेशन, ते अधिवेशन नसताना ते हुरडापार्टी चालू आहे। तिथे एकंदरीत चर्चा झाली पाहिजे होती विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या संदर्भात, विदर्भातील शेतकऱ्याचे कापूस उत्पादक शेतकऱ्याच्या संदर्भात, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याच्या संदर्भात, तूर उत्पादक शेतकऱ्याच्या संदर्भात अशा कोणत्याही मुद्द्यावर तिथे चर्चा झालेली दिसत नाही।
अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भातील शेतकऱ्याला जे भाव मिळत नाही आणि अतिवृष्टीमुळे जे शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे त्यांना अद्याप पैसेसुद्धा मिळालेले नाही. परतीच्या पावसाचे पैसेसुद्धा त्यांनी घोषणा केली का यवतमाळ जिल्ह्याला पाठवले. वहीं अगली खबर नासिक जिले से है, जहां बैंक द्वारा ऋण की दमनकारी वसूली के खिलाफ बैठक की गई है। आपको बता दें कि एएनसी नासिक जिला बैंक रविवार 25 दिसंबर 2022 को दमनकारी ऋण वसूली के खिलाफ बेहद आक्रामक आंदोलन की दिशा तय करने के लिए डिंडोरी के खंडेराव मंदिर में सुबह 11 बजे पूरे नासिक जिले के किसानों की एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में आगे के आंदोलन की दिशा तय की जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष संदीप जगताप ने कहा कि 16 से 23 जनवरी को मार्च निकाला जाएगा। तर तुमची सर्वांची आंदोलनाची तयारी आहे का? निदान 4 दिवस तिथं बसायची तयारी आली तरी पाहिजे. गेलो निवेदन दिलं उठून आलो तर काही होणार नाही. 2 दिवसाच्या भाकरी घेतल्या पाहिजे आणि विचारावर ठाम राहिलं पाहिजे. नाही तर मग एक म्हणतो मी चाललो मौतीला. अरे आपल्या मौतीला कोण येणार? नाही मी चाललो दहाव्याला. काय 16 जानेवारीला नाशिक जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 62,000 शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा लिलाव सुरू केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरती बोर्ड लावायचा, त्यांच्या उतार्यावरून नाव कमी करायचं आणि ती जमीन जिल्हा बँकेच्या ताब्यात घ्यायची, असं एक मोठं षडयंत्र नाशिक जिल्हा बँकेच्या मार्फत सुरू केलेलं आहे. अर्थात या पाठीमागे जितका बँकेचा दोष आहे तितकाच पूर्वीच्या शासनकर्त्यांचा देखील दोष आहे. कारण या सगळ्या पापामध्ये सामान्य शेतकरी भरडला जातोय. आज 62,000 वहीं मुंबई उपनगर की दिंडोशी पुलिस ने 5 ऐसे शातिर महाठग को गिरफ्तार किया है जो हवाले के जरिए अंगडिया के माध्यम से व्यापारी को ही ठग लिया करते थे और वारदात को अंजाम देने के बाद सिम कार्ड तोड़कर फेंक देते थे। में चीटिंग विद कॉन्स्पिरेसी और एटी एक्ट के अंदर एक गुना दाखिल हुआ है। उसकी हकीकत ऐसी है, 17 दिसंबर 2022 को ये जो फिरियादी है उज्जवल चांडव, इंदौर के रहने वाले हैं, उन्हें उनके मित्र भूरालाल जैन इन्होंने फ़ोन करके कहा कि उनका एक मित्र है जीतमल जैन, उनके बेटे को यश जैन को 20 लाख रुपए अर्जेंट मुंबई भिजवाने हैं, तो आप उनकी सहायता कीजिए। और उन्हें यश जैन का नंबर भी दिया। जलगांव में कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक 95 वर्षीय वृद्ध की निर्दयी ढंग से पिटाई कर दी। मामले की शिकायत गोंडी पुलिस थाने में की गई है। मामले संबंधित शिकायत पुलिस से की गई है और न्याय की गुहार लगाई गई है। आमची मागणी काहीच नाही, आमच्यावर म्हाताऱ्या माणसावर अन्याय केला सर यांनी. तर उद्या आमच्या लेकरा बाळांना आमचे मालक आहेत, भाया दीर मुलं आहेत, आमचे भरपूर माणसं आहेत समजा, असा अन्याय आम्ही कोणावर करत नाही सर. आणि त्यांनी आमच्यावर अन्याय जर असा करत राहिले तर आम्ही काय करायचं? त्याच्यासाठी आम्हाला न्याय पाहिजे सर. आणि आमच्या मुलाबाळावर कोणावर अन्याय होऊ नये आणि सुरक्षित ठेवा ही गावकऱ्यांची, त्यांची धाकल गाववाल्यांची. समजा आम्ही आता त्यांच्याच गावामध्येच मतदान वगैरे आमचं सगळं. वडिलाचं नाव पंढरनाथ वामनराव लटपटी, मग नाव शहादेव पंढरनाथ लटपटी. आणि कसं आहे, पुन्हा आमच्या वडिलाला तिथं आमच्या भावाचं घर आहे शेजारी, तर तिथं त्या बाईने कचरा आणून टाकला. बाबा तिथं झोपलेले होते. वहीं नई मुंबई के एपीएमसी मार्केट में 10 से 12 रुपए किलो में बिकने वाले प्याज की कीमत अब 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बेमौसम बरसात के कारण प्याज की खेती बर्बाद हो गई है, इसलिए नया प्याज मार्केट तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे हालात में प्याज के दाम बढ़ने तय ही थे। अगले 1.5 से 2 महीने बाद अब प्याज की नई खेप बाजार में आएगी, तभी प्याज की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। आधी किती होते आणि आता किती आहेत? आधी 10-12 रुपये होते, आता 20 ते 25 रुपये झाले. हे दर का वाढले? मोठे पाहिजे का? हे दर वाढले म्हणजे मध्ये पाऊस झाला ना, त्याच्यामुळे नवे कांदे खराब झाले काय, त्याच्यामुळे दर वाढले.
ओके. कधीपर्यंत हे दर कमी होण्याची शक्यता आहे? आता कमीत कमी 15 ते 20 दिवस. नवीन कांदा चांगला येतपर्यंत वाढलाय आणि आता जुना कांदा संपत आलाय. ओके. नवीन कांदा येईपर्यंत भाव असाच राहतो. नवीन कांदा कधीपर्यंत येणार? नवीन कांदा थोडा चालू झालाय, अजून पूर्णपणे याचं येत नाही मार्केटमध्ये. हे रेट्स कधीपर्यंत कमी होणार? रेट तरी पूर्ण नवीन कांदा मार्केटमध्ये यायला चालू होईल, त्यानंतर रेट कमी होईल. किती दिवस लागणार? अजून तरी 1-1.5 महिना लागेल. ओके. और यह जो वहीं मुंबई से सटे नवी मुंबई के खारघर इलाके में शराबखोरी ने एक बार फिर राजनीति को हवा दे दी है. लीना गार्ड पर आरोप है कि स्थानीय विधायक अनदेखी कर रहे हैं. वहीं लीना गार्ड ने राज्य के आबकारी विभाग से मांग की है कि खारघर में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 15 वर्षापूर्वी खारघरमध्ये एक न्यू वाईन शॉप ओपन झालं होतं. त्यावेळेस इथल्या ग्रामपंचायतीने, पंचायत समितीने आणि जिल्हा परिषदाने यांनी तिघांनी मिळून ठराव घेतला होता की खारघरमध्ये कुठल्या प्रकारचं वाईन शॉप ओपन होणार नाही. त्या प्रकारे 15 वर्ष कुठल्या प्रकारचे वाईन शॉप ओपन झाले नाही. पण जेव्हा पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वामध्ये आली त्याच्यानंतर इथे एक रॉयल ट्युलिप आणि आता जे नवीन निरसुख बार ते चालू झाले. पण महापालिकेने ठराव त्यावेळेस केला होता की कुठली परवानगी देऊ नये. पण ह्या ठरावाला केराची टोपली दाखवली गेली. त्याचप्रकारे काही पुढाऱ्यांनी, राजकीय नेत्यांनी आयुक्तांना पुढे घालून आणखीन ठराव केला की खारघर हे नो लिकर फ्री झोन म्हणून डिक्लेअर व्हावं. तर त्याला पण केराची टोपली दाखवली गेली. कारण की त्यांनी ठराव केल्यानंतर सुद्धा जर खारघरमध्ये निरसुख बार यांना जर परवानगी मिळत असेल तर ह्याला कारणीभूत राज्य उत्पादन शुल्क आहे. मध्ये ठराव मांडला. त्यांनी सांगितलं की उभी बाटली आणि आडवी बाटली हे तुम्ही निवडणूक घ्या. तर ही जर आम्हाला निवडणूक घ्यायची असेल तर इथले स्थानिक, इथले जे सत्ताधारी आमदार, नगरसेवक यांचा उपयोगच काय? धुलिया पुलिस ने गजब की स्फूर्ति दिखाते हुए 8 घंटों में लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है. आपको बता दें कि उज्जैन से तीर्थ यात्रा कर लौट रहे कुछ यात्रियों ने रात के समय आराम करने के उद्देश्य से आरवी के पास एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोककर आराम कर रहे थे. उसी समय कुछ लुटेरों ने घात लगाकर उन्हें लूट लिया. मामले की शिकायत मिलते ही धुलिया पुलिस हरकत में आई और मात्र 8 घंटों में लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया. लूट में शामिल 3 आरोपियों राजेश राठौर, जगदीश पवार और योगेश पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 4 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है. और अब बात करते हैं बड़ी खबर की. बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की. आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने के बयान पर कांग्रेस ने शिकायत की है. प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुओं को हथियार रखने की बात कही थी. अपने घरों में धारदार चाकू हथियार रखने की बात बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने की थी और बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ अब कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है. आपको बता दें कि ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस ने शिकायत की है और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने प्रज्ञा के हथियार रखने वाले बयान को भड़काऊ करार दिया है और शिकायत दर्ज कराई है. करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो. अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो. कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो. जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे. इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या